आप लोगों को पिछले साल या शायद उसके पहले भी ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच. Since it's again in your syllabus, especially mentioned. So today we will start discussion of figure of speech, that is also known as rhetorical device. फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार. अलंकार को फर्दर उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, और फर्दर समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब होता है गहना. तो महिलाएं जब गहना पहनती हैं, आजकल कुछ पुरुष भी पहनते हैं, आजकल पुरुषों का भी महिला बन के चलने का प्रचलन चल रहा है रील्स वगैरह पर, है ना. तो जब गहना यानी आभूषण कोई भी पहनता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, बताइए. सुंदर लगे और सुंदर लगेंगे, क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हम अच्छे और अच्छे दिखें, और उन अच्छे कपड़ों में तमाम कॉस्मेटिक्स पोतने के बाद कुछ आभूषण का प्रयोग किया जाता है, सो दैट वी लुक मोर हैंडसम इफ वन इज मेल, मोर ब्यूटीफुल इफ वन इज फीमेल. तो यानी ज्यादा खूबसूरत, यानी आभूषण क्या करता है, हमें और बेहतर दिखाता है, हमारे लुक को और अच्छा कर देता है. तो शब्दों का आभूषण क्या है, फिगर ऑफ स्पीच. तो क्या करेगा, शब्दों को और सुंदर बना देगा. अब शब्द सुंदर कैसे होंगे, जैसे जब हम आभूषण पहनते हैं तो अलग अलग रंगों के लिए आभूषण आते हैं, उनका अलग अलग इफेक्ट होता है. उसी तरह से शब्दों के लिए, पोएट्री के लिए, या इंग्लिश में प्रोज में भी होता है, हिंदी में तो काव्य में ही होता है अलंकार, अंग्रेजी में प्रोज और पोएट्री दोनों में होता है, फिगर ऑफ स्पीच होती है. तो कैसे होगा, दो तरीका हो सकता है. एक, या तो शब्दों को उतने ब्यूटीफुल तरीके से हम यूज करें, उसमें कुछ एक क्रिएटिविटी लेकर के आए, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें. कोई एक पर्टिकुलर लेटर को रिपीट करें, या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसका बार बार यूज करें, या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको एक ही बार यूज करके उसकी कई सारी मीनिंग्स निकाल लें. यानी पर्टिकुलर शब्द या लेटर के साथ जो है प्ले करके वी कैन क्रिएट एन इफेक्ट, एक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं. हिंदी में उसको बोलते हैं शब्दालंकार, जो शब्दों से निकल के आती है खूबसूरती. और दूसरा क्या होता है, अर्थालंकार. अर्थालंकार होता है, मीनिंग जनरेट क्या हो रही है, किस तरह की मीनिंग जनरेट हो रही है, उसमें उसका खूबसूरत प्रयोग अगर हम करेंगे तो वह अर्थालंकार हो जाएगा. तो जब हिंदी में आप पढ़ते हैं तो बेसिकली 10th तक दो ही चीजें पढ़ी जाती है. शब्दालंकार में क्या पढ़ते हैं हम, अनुप्रास पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में अलिट्रेशन कहा जाता है. हम यमक पढ़ते हैं, जहां एक ही शब्द का प्रयोग दो अलग अर्थों में दो बार होता है, दो से अधिक बार होता है. तीसरा, हम श्लेष पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में पन कहा जाता है. तो श्लेष के लिए कहते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष. तो ये तो हो गया शब्दालंकार. अर्थालंकार में नॉर्मली क्या पढ़ते हो आप उपमा पढ़ते हो, अंग्रेजी में सिमिली बोलते हैं. आप मेटाफर पढ़ते हो, हिंदी में रूपक बोलते हैं. एक और पढ़ते हो आप उत्प्रेक्षा, अंग्रेजी में उत्प्रेक्षा जैसा कुछ है नहीं. एक आप पढ़ते हो अतिशयोक्ति अलंकार, जहां अतिशयोक्ति होती है, हाइपरबली बोलते हैं अंग्रेजी में. विरोधाभास एक होता है, उसके लिए एंटीथेसिस या समटाइम्स ऑक्सीमोरन वर्ड यूज किया जाता है अंग्रेजी में. तो फिलहाल आज हम पहली बात तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच या रैटिकल डिवाइस क्या है. दीज आर दी डिवाइसेज दोज आर यूज्ड टू create an effect or to beautify the language or to beautify the words used or through their meaning generation, the way the meaning is generated. अब इस
इसमें जो पहला हम पढ़ेंगे, हालांकि वो दिया नहीं था आपके सिलेबस में, लेकिन कर लेते हैं। पहला जो है आप एलिटरेशन की बात कर सकते हैं, जिसको हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। यहां एक बात का ध्यान दे लेना, कुछ शब्दों की हिंदी बता दे रहे हैं जो मैच करता है। ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में जितने फिगर ऑफ स्पीच हैं हिंदी में वो उनका एक नाम हो ही, तो कुछ का नाम हो सकता है आपको एग्जैक्टली न मिले। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अंग्रेजी इसकी हिंदी क्या है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये आपको समझने के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया कि हिंदी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो क्या होगा, कब होता है एलिट्रेशन? When same sound or letter is repeated. जब कोई समान ध्वनि या कोई अक्षर रिपीट होगा बार बार, तो वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा या एलिट्रेशन होगा। एग्जाम्पल में शॉर्ट में क्या लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फुल फैदम 5 thy father lies। ये शेक्सपियर की लाइन है, द टेम्पेस्ट, सॉरी यस द टेम्पेस्ट। फुल फैदम 5 thy father lies। साउंड क्या है? फ साउंड, या लेटर क्या है? एफ। एफ लेटर इज बीइंग रिपीटेड। एफ जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज हाउ एलिट्रेशन इज क्रिएटेड। हिंदी में अगर एग्जाम्पल देखो आप, अनुप्रास का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बताएगा कोई? खड़क। हाँ बताओ। तरनी नहीं, तरन, तरनी नहीं, तरनी करूं जा तक तमाल तरवर होता है, दीर्घ ही ह्रस्व हुई, तो की आवृत्ति हो रही है। तो वही हिंदी में जो आवृत्ति होती है इसमें वो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। तो ये हो गया तुम्हारा अनुप्रास। दूसरा सिमिली। समटाइम्स इसको सिमिले भी कहा जाता है, सिमिले या सिमिली। हिंदी में बोलते हैं उपमा, उपमा अलंकार। तो उपमा में क्या होता है? दो चीजों की तुलना होती है, टू थिंग्स आर कंपेयर। दो चीजों की तुलना होती है कुछ शब्दों का प्रयोग करके, यानी टू थिंग्स आर कंपेयर, टू थिंग्स आर कंपेयर with the use of like, as, like as। यानी ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए। वो शब्द क्या हो सकते हैं? या तो लाइक हो सकता है, लाइक की हिंदी होती है पसंद करना, यहां पर वो नहीं है, यहां लाइक तुलना करने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो लाइक का प्रयोग कर सकते हैं, एज का प्रयोग कर सकते हैं, लाइक एज का प्रयोग कर सकते हैं। ये शब्द कहीं किसी लाइन में इंग्लिश में दिख जाए एक साथ में, दो चीजों की तुलना करते हुए, तो समझ लेना कि वहां पर सिमिली या उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, साहित्य में उठा करके देखोगे, जैसे करते हैं एज रेड एज रोज। किसी के लाल रंग की तुलना किससे हो रही है? गुलाब से हो रही है। एज रेड एज रोज, एज रेड एज ब्लड, ब्लड भी लाल होता है, तो खून की तरह लाल, उस तरह से जब तुलना करते हैं। एज व्हाइट एज स्नो, या एक एग्जाम्पल आता है इसका, हर फेस इज लाइक मून, उसका चेहरा चंद्रमा की तरह है। तो चंद्रमा की खूबसूरती की बात हो रही, चंद्रमा के धब्बे की बात नहीं हो रही, क्योंकि चंद्रमा में धब्बा भी है, लेकिन यहां पर जो प्रयोग किया गया है वो खूबसूरती के लिए किया गया है। तो हर फेस इज लाइक मून। अब यहां एक चीज समझने की जरूरत है,
वही होगी, केवल ये शब्द हट जाएंगे तो अलंकार बदल जाएगा। हर फेस इज लाइक, अगर तुलना करने के लिए लाइक वर्ड का यूज कर रहे हैं तो सिमिली हो रहा है, लाइक वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे तुलना कर देंगे, आरोप कर देंगे उसका, तो वहां पर मेटाफर हो जाएगा। हर फेस इज लाइक मून, सिमिली। हर फेस इज मून, उसका चेहरा चंद्रमा है, सीधे, कोई तुलना नहीं। पहले भी मैंने बताया था कि किसी चीज जैसे होने में और वही होने में बड़ा फर्क होता है। वो एग्जाम्पल दिया था मैंने पिता वाला, वो चाचा जो थे, बोले बेटा मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं, तो भतीजी बोलती है हाँ चाचा जी आप पिता की तरह हैं, पिता नहीं है। तो पिता की तरह होना और पिता होना दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो जब पिता की तरह होंगे तो लाइक हो जाएगा, लाइक एस, और सीधे सीधे पिता तो इज हो जाएगा। वो वही है। एक और एग्जाम्पल मैं बार बार समझाता हूं आप सभी को। घरों में जो गाली देते हो, जो शब्दों का प्रयोग आप करते हैं सीधे सीधे किसी को जानवर बनाते हो ना, किसी को कुत्ता बनाया जाता है, किसी को गधा कहा जाता है, किसी को बैल कहा जाता है, कौवा कहा जाता है, बोला जाता है ना, नॉर्मली ये लोग बोलते हैं। तो ये नहीं कहते तुम कौवा की तरह हो, कौवा हो गया है ना, बैल हो गया, गधे हो गया, तो ये सीधे आरोप कर दिया गया। तो वहां पर क्या है, मेटाफर है। कौन बोला? चलो, तो सीधे सीधे ये देखो, ये भाषा समझ में आती है सबको, इसी तो समझ में आ गया। तो सीधे सीधे बोल देंगे तो मेटाफर, घुमा के बोलेंगे तो, या लाइन या लाइन एस करके लगा के बोलेंगे तो सिमिली। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हालांकि आप लोगों के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। लाइक एज द वेव्स मेक टूवर्ड्स द पेबल्ड शोर, so do our minutes hasten to their ends। यानी जैसे समुद्र की लहरें जब उठती हैं और उठ करके पहले उठी, एक समय लिया और धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर नीचे आ गई और तलहटी पर चली गई, जहां पर सारे कंकड़ पत्थर हैं, तो उनका आना और वापस तलहटी में चले जाना, उसी तरह से हमारा समय है। हमारा समय क्या करता है, 100 आवर मिनट्स हैजन टू दियर एंड। उसी तरह से हमारा समय पहले आता है और फिर धीरे धीरे चला जाता है। वो कहते हैं अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आने के बाद क्या होता है, चला जाता है। देखा होगा हर अभी जो उम्र है, इस उम्र तक आपने देखा होगा, कभी कोई फेमस होता है, कभी कोई फेमस होता है, कभी किसी का फॉर्म चल रहा होता है, कभी किसी का फॉर्म। अगर क्रिकेट वगैरह देखते हो तो पता चलता होगा, कभी कोई पर्टिकुलर जो है बॉलर या बैट्समैन फॉर्म में चल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस चली तो उसका समय चल रहा है, फिर एक वक्त आता है उसका नाम हम सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि अपना टाइम आके चला गया। ठीक है, तो ये रहा आपका सिमिली, नोट हो गया। नेक्स्ट, इसमें आगे अगर हम सिमिली के साथ साथ मेटाफर को समझने की कोशिश करें, समझने को तो समझ चुके हो। समस्या ये है कि जब तुम लोगों को पूछा जाता है कि यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या फिगर डिवाइस, तो वहां जबान नहीं खुलती है ना। तो थर्ड जो है दैट इज मेटाफर। मेटाफर यानी रूपक। तो यहां पे क्या होगा, कंपैरिजन इज डन विदाउट यूजिंग अ वर्ड इन बिटवीन। यानी दो चीजों के बीच में तुलना करेंगे, लेकिन दोनों चीजों के बीच में कोई शब्द नहीं रखेंगे, लाइक या लाइक एस का यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे कंपेयर कर लेंगे। तो इसी के आधार पर हर फेस इज लाइक मून था,
तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हर फेस इज मून। वेरी गुड। तो सीधे सीधा अगर हो जाएगा हर फेस इज मून, यहां पर हो क्या? मेटाफर। या एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, अगेन फ्रॉम शेक्सपियर। वैसे इतने सारे कोटेशन बताने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम सब बोलोगे वही, जा करके कोई भी एक विचार बोल दोगे मॉर्निंग असेंबली में और प्रिटेंड करोगे कि वो तुम्हारा है, क्योंकि तुम नाम तो लेते नहीं कि किसका विचार है, 12वीं पास भी कर जाओगे एक दिन। तो एक फेमस एग्जांपल मेटाफर का, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। The world is a stage. All the men and women marry players. They have their exits and entrances. शेक्सपियर की लाइन है, एज यू लाइक इट, वर्ड का नाम। द होल वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। दुनिया एक रंगमंच है। रंगमंच जहां पर परफॉर्मेंस होता है, जहां ड्रामा किया जाता है, प्ले होता है। तो पूरी दुनिया एक रंगमंच है, और जो आदमी औरत है यहां पर वो क्या है? प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, यानी जैसे आप रंगमंच में जाएंगे तो दो दरवाजे होते हैं, एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए। तो हमारी एंट्री यानी हमारा जन्म, हमारा एग्जिट यानी हमारी मृत्यु। तो सबके लिए ये है। सब क्या करते हैं? एवरीबडी कम्स हियर। जैसे आज मैं यहां पर आकर के परफॉर्म कर रहा हूं ना, वी ऑल आर परफॉर्मिंग। सारे क्या करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस देते हैं आकर के। जो जिसको रोल निभाना होता है रोल निभाता है और चला जाता है। तो ये एग्जांपल मेटाफर का है। नेक्स्ट, चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत कम आवाज है। यस सर। मतलब चुनाव कराने लायक है तुम लोगों से, हल्ला करने के लिए। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें हाइपरबली की, इसको हाइपरबोल नहीं पढ़ते, दिस इज हाइपरबली। इंग्लिश में हाइपरबली, हिंदी में अतिशयोक्ति। अगर सुना होगा सुदामा चरित, लाइन है नरोत्तम दास की, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग हुए, है ना। यानी जब सुदामा पहुंचे थे तो कृष्ण इतना रो दिए कि अपने आंखों के आंसुओं से ही उन्होंने पांव पखार दिया अपने सखा का। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इंटेंसिटी को दिखाने के लिए, भाव की जो तीव्रता है उसको दिखाने के लिए इस तरह की बात कही जाती है, जो वास्तव में संभव नहीं होता। जैसे बोलते हैं तो उनको 1000 बार समझाए हैं, देखो कैसे 72 रंग का मुंह बना रहा है, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये जो हम अपने से नंबर काउंट कर लेते हैं, ये क्या है? अतिशय उक्ति है, हाइपरबली है। तो कहीं भीड़ खड़ी है बहुत सारी, आई सॉ 1000 एट अ ग्लांस, यानी एक बार से घुमाया और हजारों लोगों को देख लिया। संभव है? इस क्लास में जितने बच्चे हैं एक साथ क्या सबको देखा जा सकता है? नहीं। तो जब इतनी कम संख्या नहीं देखी जा सकती तो 1000 लोगों को कैसे देख सकते हैं? तो ये बात है, ये बात कहने वाली है और इंटेंसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जब किसी चीज को, इसका अगर इसमें लिखना चाहोगे एक लाइन तो क्या लिखोगे? व्हेन द कन्वर्सेशन और fact is exaggerated,
जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर हाइपरबली होता है, वहां अतिशयोक्ति होती है। कोई बात या कोई फैक्ट जब बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, और बातों को बढ़ा चढ़ा के कहने में किनको महारत हासिल होती है? किनको? किसी ने कहा छोटे बच्चों को, किसी ने कहा क्या मुझे सुनाई दिया ऐसे? किसको बताओ भाई? बहुत अच्छी बात बोली इसने किसी जेंडर स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया, इसने कहा जो चुगली करते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, चुगली करने वाले लोग इस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ा करके बहुत प्रस्तुत करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनको हाइपरबली का कितना ज्ञान होता है। दे नो हाउ टू एग्जैजरेट। जैसे पिछले 15 अगस्त को मंच से मैंने कहा था कि आज जाति प्रेम दिखाने का नहीं, देश प्रेम दिखाने का समय। तो जब रिपोर्टिंग हो रही थी तो एक बच्चे ने कहा कि आनंद सर ने नारा लगाने को मना कर दिया। तो ये हुआ एग्जैजरेशन, यानी आप बात कुछ कह रहे हैं और उसको प्रस्तुत किसी और तरीके से किया जाता है। तो हाइपरबली या अतिशयोक्ति। एक और एग्जांपल, एक और फिगर ऑफ स्पीच जो आप डिस्कस करनी है, एक या दो कर लेते हैं। एक है पर्सनिफिकेशन, कल डिस्कस करते समय बताया था मैंने, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। हाँ, ये भी पर्सोनिफिकेशन नहीं है, पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। क्या होता है? जब किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को, एब्स्ट्रैक्ट यानी जो भाव होते हैं या कोई निर्जीव चीज होती है या नेचर की कोई चीज होती है, when an abstract or natural or neutral thing is behaved or is taken as behaving like human being. जब कोई भाव या कोई निर्जीव पदार्थ या कोई प्रकृति की चीज को हम एक इंसान के रूप में देखें कि वो इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है, तो वहां पर पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, एक पोएम का एग्जांपल है वो, जैसे फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड, जिसकी बात मैं हमेशा करता हूं क्लास में, जानते हो क्या है टॉपिक? किसी चीज की बात मैं लगभग हर क्लास में कर ही लेता हूं किसी न किसी बहाने, लिटरेचर में। वेरी गुड। डेथ की बात। तो डेथ यानी मृत्यु। मृत्यु ये बहुत जरूरी है। दिस कॉन्शियसनेस शुड बी देयर, ऑलवेज देयर। उससे क्या होता है ना, आप रियलिटी से परिचित होते हैं और आप जो है एक लिमिट में रह पाते हैं। तो डेथ यानी मृत्यु। किसी ने देखा मृत्यु को? देखी हो मृत्यु को? नहीं, मैंने कहा मृत्यु को देखा है आपने? अच्छा, उसको एहसास किया जाता है। तो मृत्यु जो है, जैसा उसने कहा, दैट्स एन इमोशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंग। वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, भाव है, भाव। तो जब भाव है तो उसको अगर इंसान की तरह बना दें, कैसे? फेमस लाइन है,
Death lays his icy hand on king. मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर रख दिए। मृत्यु क्या कोई आदमी है, उसका हाथ है? तो सीधे सीधे बात है कि राजा मर गया, तो बात को सीधे ना कहा कि क्या कह रहे हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। एक फेमस पोएम की लाइन है, आई मेट डेथ इन माई वे। रास्ते में जा रहा था, रास्ते में मौत से मुलाकात हो गई, जैसे मौत कोई आदमी हो। आज कैसे है, फ्रीज, कल पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रम्बल, पेड़ क्या है, कांपने लगे। तो ये इस तरह का भाव जब आएगा तो वहां पर पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पढ़ना है, दैट्स ऑक्सीमोरन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हो सकता है? पेड़ों को कांपते नहीं देखा आपने? ट्रीज ट्रबल नहीं करते हैं, जब हल्की हल्की हवा बहती तो वैसे हिलते डुलते नजर नहीं आते। इंसान जब कांपता तो कैसे बताए, यही करता है ना? तो क्या ट्रीज ऐसा नहीं करते? नहीं करते? करते हैं। जब हवा बहती है तो ट्रीज उस भाव को पकड़ा गया है। अब ये थोड़ी कहा जा रहा है कि ट्रीज जो है दहाड़ मार मार करके रोने लगे। अगर इस तरह की बात कही जाएगी तब वहां पर हो सकता है कि वो पॉसिबल नहीं है, वहां पर आप हाइपरबोली का यूज कर लें। जैसे कभी कभी लोग मजा लेते हैं किसी का, जब कोई रोने वाला होता है, नॉर्मल छोटी छोटी बातों पर रोने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है, अरे बस मत बोलो नहीं तो अभी दहाड़ मार के रोने लगेगा। तो नॉर्मली रोने वाले को अगर हम बढ़ा चढ़ा करके उस तरह से प्रस्तुत कर दें तो दैट कैन बी हाइपरबोली। नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन के बाद अगला जो पढ़ना है वो है ऑक्सीमोरन। जब दो अपोजिट चीजें एक साथ लाई जाती हैं, जब दो अपोजिट चीजें एक साथ लाई जाती हैं वहां पर ऑक्सीमोरन होगा। When two opposite या कहें dissimilar things come together, क्योंकि अपोजिट का मतलब केवल विलोम होता है, डिसिमिलर का मतलब जो दो चीजें मैच नहीं करती हो, नेचर कहीं ना कहीं उनका विरोध में होता है, वो चीज साथ में अगर आएगी तो वहां पर ऑक्सीमोरन होगा। जैसे एक फेमस पोएम आपने पढ़ा होगा 10th में, फायर एंड आइस। यस। ठीक है, या एक है बड़ी फेमस लाइन है पोएम की, पोएम का नाम है आई फाइंड नो पीस। सर थॉमस डैट की पोएम है, आई फाइंड नो पीस ऑल माई वॉर इज डन। पीस का अपोजिट वॉर। कोई अपनी बात कह रहा है, आई फाइंड नो पीस, मुझे शांति नहीं मिली, ऑल माई वॉर इज डन, मेरे सारे युद्ध खत्म हो गए। अगर युद्ध खत्म हो गया तो शांति मिलनी चाहिए। आई फाइंड नो पीस ऑल माई वॉर इज डन। तो यहां पर ऐसा ये भाव लग रहा है कि विरोध जैसा है, लेकिन ऐसा संभव है, होता है, क्योंकि युद्ध का हर्ष कभी शांति नहीं होती। युद्ध का हर्ष क्या होता है मालूम? क्या होता है? क्या बात है, तबाही। युद्ध का हर्ष तबाही या फर्दर एक और युद्ध।
युद्ध का हर शब्द एक और युद्ध। इतिहास उठा के देखिए, समझ में आएगा। समझ में आई चीजें? तो ये 5-6 जो है फिगर ऑफ स्पीच आज हमने डिस्कस कर लिए।